तो आज हम लोग आ चुके हैं हमारे डे 3। ब्लड रिलेशंस में मैंने आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे 28 to 48, राइट? ट्राई किया? किसको पूरे बन गए? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, किसको मिनिमम 5 क्वेश्चंस में डाउट है? मिनिमम 5, ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब 5 या उससे कम डाउट होंगे। तो ऐसा करें क्या, 28 to 48 में पहले सिर्फ वो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस है, राइट? एम आई राइट? सिंपल है। अच्छा, कोई ऐसा जिसने बिल्कुल ट्राई नहीं किया है? वाह, सही है। अच्छा, कोई ऐसा जिसका फर्स्ट डे है आज? ठीक है, आप 2 लोगों का फर्स्ट डे है। देखो, समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको पता है ना अभी डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे चल रहे हैं, राइट? तो आप इसके पहले के जो 2 लेक्चर्स है वो कवर करने पड़ेंगे आपको आज, ओके? तो वो आप यूट्यूब से कवर कर लेना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अदरवाइज ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसलिए एक क्वेश्चन भी आप मुझे करते देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि हो क्या रहा है। कोई फॉर्मूला एक्सेट्रा यहाँ पर नहीं है। चलो भाई, जो लोग लाइव चैट में है वहां देख रहा हूं मैं, रोहित मिश्री, ट्रेंडिंग अनिमेश 31 और 33 में डाउट बोल रहे हैं, और यहाँ पर अंजलि, आयुष, प्रज्वल, संकेत, नेत्रा सब हो गए। लेजेंड, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, इनके भी सब हो गए। बढ़िया। कॉम्प्रिहेंसिव बुक की ही बात कर रहा हूं मैं। कुछ लोग ऑनलाइन में कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं कंपाइलर की बात कर रहा हूं। डेफिनेटली कंपाइलर पूरा एक दिन में नहीं कर सकते। मैं कॉम्प्रिहेंसिव बुक में जो होमवर्क दिया उसी की बात कर रहा हूं, 28 to 48, ठीक है? 33 यहां पर भी किसी ने डाउट पूछा। अच्छा, अपनी क्लास में पर्टिकुलर कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है, कोई बताएगा जिसको डाउट है? 33 कॉमन डाउट आ रहा है। हाँ भाई, 30 ठीक है, 31, तो 30, 31, 33 ये 3 मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं। 28, 29 में किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो 30 से शुरू करते हैं, ओके? अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारा गूगल ड्राइव फोल्डर है QA का, क्या सभी लोग एक्सेस कर पा रहे हैं? उसके फोल्डर के अंदर डेमो नोट्स है। डेमो नोट्स में ये दोनों चैप्टर का PDF भी दिया हुआ है। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, तुम्हारे पास अभी प्रिंट आउट नहीं होगा, उतने पार्ट का प्रिंट आउट करवा लेना चैप्टर 12 का। दूसरी बात, ट्रैकर देखा सबने? ट्रैकर नहीं खोल के देखा तो देखना भाई, गूगल की शीट है जिसमें हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन किस दिन किए और कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे, सब वही लिखा रहता है। जैसे मान लो तुम यहां लिखना भूल गए कि आज होमवर्क मैंने क्या दिया, और शाम को जाके तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट ओपन द ट्रैकर, वहां पर DPQs वाले सेक्शन में लिखा होगा कि भाई जैसे कल मैंने दिया था 28 to 48, तो वहां लिखा हुआ था, ठीक है? इसके अलावा जो भी मुझे रिसोर्सेज तुम्हारे साथ शेयर करने हैं वो उस गूगल ड्राइव फोल्डर में रहेंगे। ICAI का स्टडी मटेरियल कुछ लोगों ने अभी ऑर्डर नहीं किया होगा, या फिर आपके होम टाउन में रखा होगा, आप नहीं लेकर आए होगे, और इनकेस आपको देखना रहा तो मैंने वहां पर स्टडी मैट की सारी PDF एक साथ डाल दी, ठीक है? तो आपको अलग से डाउनलोड करने का टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए, आज सभी लोग चेक कर लेना फोल्डर को अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताना, ठीक है? तो यहां भी 31, 33 आ रहा है, 30 से शुरू करता हूं मैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन इजी है भाई, लैंग्वेज थोड़ी अलग है ना? तो करते हैं। 30. A reads a book and find the name of the author similar, ठीक है? तो आपने ये बुक पढ़ी और आपको ऑथर का नाम सिमिलर लग रहा है, सुना सुना से लग रहा है। आज से 5 साल बाद कोई तो था फाउंडेशन में जो पढ़ाता था हम लोगों को, ऐसा ही B को लग रहा है, नहीं A को लग रहा है कि मैंने ये बुक देखी पर इनका नाम मुझे सुना सुना से लग रहा है। भूल जाओगे ना फिर तो मुझे, क्यों भाई? CA बनने के बाद तो भूल ही जाओगे यार, झूठ मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो यार, ठीक है? अच्छा, नाम तो याद रहेगा ना, ठीक है? द ऑथर B इज द पैटर्नल अंकल ऑफ C एंड C इज द डॉटर ऑफ A, हाउ इज B रिलेटेड टू A? तो बहुत कम इंफॉर्मेशन है, छोटा सा डायग्राम बनेगा। ऑथर B इज द पैटर्नल अंकल, मतलब फादर्स ब्रदर, है ना? किसके पैटर्नल अंकल हैं? C के। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं C के जो फादर होंगे, जिनका नाम हमें नहीं पता, ये उनके ब्रदर हैं, ठीक है? अच्छा, इतना करके अभी तक C का जेंडर नहीं पता चला था। अब अगली लाइन में लिखा हुआ C इज द डॉटर ऑफ A, C इज द डॉटर ऑफ A। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिसको मैंने बॉक्स बनाया है क्या वही A है? ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई और A हो, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। देखो, C इज द डॉटर ऑफ A डज नॉट ऑलवेज मीन दैट A इज फादर, कैन बी मदर ऑल्सो, राइट? तो अभी 2 पॉसिबिलिटी नजर आ रही है क्या डायग्राम की भी? देखो, ये बात तो श्योर है कि ये जो B हैं ये C के चाचा जी हैं,
ये बात भी श्योर है कि ये मेल है और ये फीमेल है क्योंकि वो किसी की डॉटर है। अब सी जो है ए की डॉटर है, इसमें अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ए उसके फादर है तो फिर ए यहां आ जाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर ए उसकी मदर होंगी। तो ए का जेंडर अभी श्योर नहीं है, दो पॉसिबिलिटी है। अब इसके हिसाब से अगर मैं आंसर निकालने जाऊं, आओ भाई फिल इन द ब्लैंक्स की रिक्वायरमेंट में लिखते हैं हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बी इज डैश टू ए। अब एक बार सोचो, दो ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर ए फादर है तो बी उनका ब्रदर हो गया, क्लियर, और अगर वो मदर है तो बी उनके ब्रदर इन लॉ हो गए। तो मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, या तो ब्रदर, अब कई लोगों को ना कंफ्यूजन ही नहीं आया था जो मैंने क्रिएट किया, सर हमारा तो एक ही आंसर आ रहा था, कितने लोगों का एक ही आंसर आया था एक बार में, सर हमने सोचा ही नहीं था वो पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी देखो मुझे पता है इसका आंसर ब्रदर है, पर मैं चाहता हूं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा इंक्रीज करो। अगर इसी क्वेश्चन में चार ऑप्शंस में ब्रदर इन लॉ होता और ब्रदर नहीं होता तो क्या टिक करते ब्रदर इन लॉ? तब कंफ्यूज तो नहीं होते कि क्यों ब्रदर इन लॉ आया। ठीक है, क्योंकि ए का जेंडर नहीं पता तो हमारे पास दो पॉसिबल आंसर्स है और उसमें से एक हमने चूज किया है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो सर कभी कभी कोई चीज हमको इजी लगी, आप उसको टफ बना के फिर इजी कर रहे हो। हाँ, तो कभी कभी नहीं समझ पाते तो ये भी समझना जरूरी है कि भाई इसका दूसरा केस क्या बन सकता है, भले राइट आंसर ब्रदर दिया हुआ है। ठीक है, चलो कितने लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया आप? और भाई जिन्होंने डाउट पूछा था, आप ही ने पूछा था ना, किसने पूछा था डाउट? हाँ, हो गया क्लियर आपको? ठीक है, ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब 31 और 33 के बारे में बात चल रही है ना, तो 31 भी ले लेते हैं। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ये किया हुआ है क्या? रिपीट तो नहीं है ना? एज मदर, ओके, इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर सी। अब ये लिखा ना एंड शी हैज अ डॉटर सी, ये किसके बारे में बोल रहा है? ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। हु इज 21 years old, नाउ हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? आइए देखते हैं। तो आई विल से दैट एज मदर, राइट, नाम पता है क्या क्वेश्चन में, इसलिए किसको यूज करते हैं? एम्प्टी बॉक्स को। तो एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, बी का जेंडर पता चल गया क्या? क्या? नहीं, सिर्फ इतनी लाइन पढ़ के नहीं पता चला। बी सिस्टर ऑफ बी मतलब ये जो मदर है वो किसी की सिस्टर है, पर वो बी कौन है, मतलब वो मेल है फीमेल, वो अभी पता नहीं चला है। नाउ एंड शी हैज अ डॉटर सी। अब शी हैज अ डॉटर सी किसके लिए बोल रहा है? बी के लिए बोल रहा है या फिर इस मदर के लिए बोल रहा है? एक बार पूरी लाइन को एक साथ पढ़ते हैं तो ये कंफ्यूजन नहीं आएगा। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर सी, मतलब वो एज मदर की ही बात कर रहे हैं कि एक ही जो मदर है उनकी एक सिस्टर है और एक ही जो मदर है उनकी एक डॉटर भी है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं जिस सी के बारे में बात चल रही वो ए की सिबलिंग है? अच्छा, ए का जेंडर अभी नहीं पता मुझे, तो वो उसका भाई भी हो सकता है, सी का बहन भी हो सकती है। नाउ हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? तो बी इज डैश टू सी। अब सी की मम्मी जिनका नाम नहीं पता, एम्प्टी बॉक्स, उनके ब्रदर या सिस्टर है बी, तो देयर कैन बी टू पॉसिबल आंसर्स, मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट। डू वी हैव मैटरनल आंट इन द ऑप्शन? डू वी हैव आंट इन द ऑप्शन? मतलब डेफिनेटली क्या आएगा? तो आई थिंक जो मैं वो प्रो टिप बताया था आपको, इफ यू गेट टू आंसर्स, ये बार बार आपने चेक किया है कि सर दो आंसर आते हैं लेकिन ऑप्शन सिर्फ एक ही होता है। ऑलराइट गाइस, चलो भाई, तो जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ऐप पर देख रहे हैं, बताइए भाई सबको क्लियर है जो मैंने 30-31 बताया? ठीक है, चलो अभी ऐप लॉगिन की टेंशन मत लो, अभी डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं। आपके मेन लेक्चर शुरू होने से पहले आपको टीम पूरा हेल्प करके चालू करवा देगी। जिस चीज की टेंशन लेनी चाहिए उसकी टेंशन लो भाई, समझ में आएगी नहीं उसकी टेंशन लो अभी। ठीक है, क्लियर एंड डन, क्लियर एंड डन। इसके बाद अगला कौन सा था? 33, 32 में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, जैसे मैं अभी सिलेक्टेड करवा रहा हूं होमवर्क में से, तो किसी को भी ऐसा है कि नहीं सर मुझे 32 में भी प्रॉब्लम है, तो डोंट हेजिटेट, ये मत सोचना दूसरों को आ गया मुझे अकेले नहीं आया है तो टाइम वेस्ट होगा। नो भाई, तुमने भी पूरी फीस दी है, तुम वसूल कर सकते हो पूरा। ठीक है, चलो तो 33 आइए। ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? देखते हैं भाई क्यों डाउट आ रहा है इसमें सबको। ए इज ब्रदर ऑफ बी,
एम आई राइट? ए इज बीज ब्रदर मतलब ए का जेंडर पता चल गया. सी इज एज मदर, तो दोनों की मदर है सी. डी इज सीज फादर, ओके थर्ड जनरेशन हो गया ऊपर. ई इज बी सन, ई इज बी सन. हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी इज डैश टू डी. अब थोड़ा सोच के देखें. ये डी है, उनकी बेटी और उनके दो बच्चे. तो ए और बी जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रन है किनके? डी के. उसमें से ये तो ग्रैंड सन है, डेफिनेटली पता है, पर बी का जेंडर पता चल पाया क्या? तो दो ऑप्शंस हैं, आइदर ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन. ठीक है, अब मुझे बताइए आप, इसमें हमारे पास दोनों दिया है क्या? नहीं, ओनली ग्रैंड डॉटर दिया है, तो फिर डन है ग्रैंड डॉटर. ओके चलो, तो ये हो गया 33. 33 में प्रॉब्लम क्या हो रही थी? पीछे आंसर गलत है क्या? यहां पर किसी को डाउट था 33 में? नहीं, सिर्फ ऑनलाइन में डाउट था, तो सिलेक्टेड लोगों को होगा मेरे को लगता है. 31 33 कम है, 34 में ज्यादा डाउट है लोगों को. यहां पर किसी को 34 में डाउट है क्या? है ना 34 में? ठीक है चलो, अब 34 करते हैं. ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, बिल्कुल सेम ऊपर जैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है. डी इज सीज फादर, एफ इज एज सन, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ्स चाइल्ड? तो थोड़ा सा लास्ट की लाइन जो है अलग टाइप से दी हुई है, तो बाकी सब तो सेम बना देता हूं. ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, एफ इज एज सन. ठीक है, नाउ हाउ इज बी रिलेटेड टू? बी इज डैश टू एफ्स सन. अब देखो, नहीं एफ्स चाइल्ड लिखा है ना, तो एफ का भी कोई चाइल्ड यहां पर हम, ठीक है एफ्स चाइल्ड, तो मैं सिर्फ ऐसे लिख दे रहा हूं, मुझे जेंडर नहीं पता. एफ का कोई चाइल्ड बोला है ना, सन है या डॉटर वो नहीं बोला. अब देखते हैं कि बी उनके लिए कैसे रिलेटेड होगा एफ्स चाइल्ड के लिए. अब इमेजिन करो यहां पर ये कोई चाइल्ड है, उसके ये पापा हैं और उनके ये अंकल हैं. ऐसे हुआ ना, ये कोई चाइल्ड है, उनके पापा हैं, उनके पापा ये हैं, और ये उनके भाई या बहन है, कुछ भी, तो अंकल भी हो सकते हैं, आंट भी हो सकते हैं. और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी इज डैश टू एफ्स चाइल्ड. अब आप मुझे बताओ, थर्ड जनरेशन वाला कोई भी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्या चारों में से? जो मतलब दादाजी वाली कैटेगरी का कोई भी ऑप्शन हो, है ना सर? ग्रैंडफादर मतलब देखो, एक्चुअली में वो मेरे रियल दादाजी नहीं है, दादाजी के भाई हैं, समझना. बट स्टिल मुझे बताइए, विद द गिवन अवेलेबल ऑप्शन आप नेफ्यू तो नहीं लगा सकते ना, ये तो पक्का है. जो मेरे दादाजी के भाई हैं वो मेरे भतीजे तो नहीं हुए ना, तो डेफिनेटली श्योर है. आंट भी नहीं हुई, कजिन भी नहीं हुए, मतलब कॉमन सेंस के हिसाब से चारों में से अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, हाँ एकदम 100% एक्यूरेसी से बोलने जाऊं मैं तो इसका आंसर होना चाहिए ब्रदर ऑफ माई ग्रैंडफादर. ब्रदर ऑफ माई ग्रैंडफादर, क्योंकि इन रियल टर्म्स देखें तो ग्रैंडफादर सिर्फ एक ही होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा मैटरनल पैटर्नल होते हैं, पर ग्रैंडफादर के जो ब्रदर है वो रियल ग्रैंडफादर नहीं कहलाए तुम्हारे. बट स्टिल बिकॉज ऑफ द 4 ऑप्शंस सबसे बेस्ट हमारे पास ग्रैंडफादर ही नजर आ रहा है. ठीक है, क्लियर है भाई? डाउट क्लियर है? चलो, ये हो गया 34. अच्छा, इसमें 38, 39 और 44 में भी डाउट पूछ रहे हैं बच्चे. 35, 36 तो नहीं है, 38 कर देते हैं. 38 तो इजी है यार. X and Y are the children of A. A is the father of X, but Y is not his son. How is Y related to A? तो ये रहा A, उनके चिल्ड्रन है X and Y. अभी तीनों का जेंडर नहीं पता. X और Y चिल्ड्रन बोल दिया, तो सन डॉटर नहीं बताया. A भी नहीं पता. अब बोल रहा है A is the father of X, but Y is not his son. तो सर दो लाइन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई यार. पहले तुम बोल रहे हो कि वो इसका चिल्ड्रन है, फिर कह रहे हो नॉट सन. चिल्ड्रन है लेकिन सन नहीं है, तो क्या हो गया भाई? डॉटर तो हो सकती है ना, तो वाई इज ए डॉटर. हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए? लो बस यही आंसर था, डॉटर. बहुत इजी यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है. 38 के बाद 39 भी किसी ने पूछा है. ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन. हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? ए के ब्रदर या सिस्टर का बेटा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में लिखूं E is dash to A. अंकल लिखूं?
नेफ्यू आएगा ना भाई, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है? ई ए के लिए क्या है? ई इज नेफ्यू टू ए। अच्छा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर उल्टा रिक्वायरमेंट होता तो आंसर क्या आता? अपोजिट रिक्वायरमेंट में। तो क्या अभी भी कोई है जिसको ये कंफ्यूजन हो जाता है सर फिल इन द ब्लैंक्स यूज करने के बाद भी कि अंकल आएगा या नेफ्यू? इस क्वेश्चन में होता है क्या अभी भी? फिल इन द ब्लैंक्स यूज कर रहे हो आप, वही यूज करो, वही इसका सॉल्यूशन है। अगर हम सिर्फ रीड कर लिए और तुरंत ओरल आंसर देने जाएंगे ना तो ये गलती होने के चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा आपने समझा नहीं है टॉपिक, आपने टॉपिक समझा है, बट बोलते हैं ना एक इंटरनल कंट्रोल चेक है ये, कि अगर मुझे श्योर रहना है कि मेरा ये आंसर गलत ना हो तो भाई इट इज बेटर कि आप अपने 5 सेकंड इन्वेस्ट कर दो ये फिल इन द ब्लैंक्स को लिखने में। इससे सच में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, चलो, ऑल राइट। आयुष बोल रहे हैं नॉट हिज सन मतलब डॉटर होता है ना, तो और क्या हो सकता है भाई, तुम बताओ यार। बता दिया है कि वाई इज अ चिल्ड्रन बट नॉट सन, तो कोई बच्चा है लेकिन बेटा नहीं है तो बेटी है। इसमें क्या भाई इतना ज्यादा? सर ग्रेट वर्ड नहीं दिए होने के कारण मैं भी सारे का कंफ्यूज हुआ होगा। नहीं, ग्रेट की कहीं यूज ही नहीं आई अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन किया ग्रेट में। अच्छा, somebody is also asking MCQ कंपाइलर का डाउट। मैंने कल बताया था आप लोगों को, है ना, अगर हमें क्लास में दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड सिलेबस, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव बुक तक स्टिक रहेंगे क्लास के अंदर, और कंपाइलर आपको सेल्फ सॉल्व करना। और अगर उसमें आपको डाउट आता है, स्टार वाले क्वेश्चन में डाउट आता है, तो कहां से देखोगे? किसी ने खोला था क्या वो प्लेलिस्ट MCQ कंपाइलर सीरीज करके? एक काम करता हूं मैं, जो हमारा ट्रैकर शीट है ना उसमें उसकी लिंक डाल देता हूं ताकि तुमको ढूंढना ना पड़े। अच्छा, किसी ने MCQ कंपाइलर ट्राई किया था कल? कैसे लगने क्वेश्चन बन रहे हैं? टफ है ना? पॉइंटिंग वाले, हाँ पॉइंटिंग वाले ज्यादा टफ होंगे, रेगुलर वाले तो इजी हैं। और तो आपने वीडियो देखा फिर कि खुद से बन गया? अच्छा, मतलब अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है वीडियो देखने की, है ना? ठीक है, ओके। तो भाई जो लोग लाइव भी देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आप कंपाइलर बिल्कुल सॉल्व करो एज पर योर अवेलेबल टाइम, लेकिन पहले अपने लेवल पे पूरा बेस्ट करने की कोशिश करो। डिपेंडेंट मत हो जाओ कि नहीं यार मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा सीधे वीडियो देख लूंगा। जितना खुद को अपन पुश करेंगे, जितना अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे अपन, और उसमें अपनी ग्रिप बनती जाएगी। ठीक है, तो लेजी नहीं होना है भाई। 39 हो गया, 31 रिपीट कर दो, नहीं समझ में आया, ऐसा 2 लोग बोल रहे हैं। 31 लो भाई एक बार रिपीट कर देता हूं। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। देखो बच्चों, एक पर्सन है ए जिनकी मदर जो है वो बी की सिस्टर है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर सी, और उनकी एक डॉटर सी है। तो ए और सी सिबलिंग हो गए, उनकी मम्मी ये हो गई जिनका नाम नहीं पता, और उनकी एक सिबलिंग हो गए बी। अब पूछ रहा है बी इज डैश टू सी, तो सी की मम्मी के भाई या बहन। तो इसका पॉसिबल आंसर क्या क्या हो सकता है मैं वो लिख देता हूं यहां पर, शायद इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा हो। सर अंकल और आंट। सर फिर आपने अंकल क्यों नहीं टिक किया? अच्छा मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ अंकल होता एक ऑप्शन में और मैटरनल अंकल नहीं होता तो मैं अंकल टिक करता ना। पर अगर आपको किसी क्वेश्चन में अंकल भी दे दिया और मैटरनल अंकल भी दे दिया एंड यू नो दैट कि वो मामा जी हैं, तो क्या फिर भी अंकल टिक करके आओगे? तो कभी कभी कुछ डिसीजंस हमको किस बेसिस पर लेने होते हैं कि बाकी के ऑप्शंस कैसे हैं। हो सकता है ये कॉपी पेस्ट सेम एक और क्वेश्चन आ जाए, उसमें मैटरनल अंकल ना हो अंकल और आपने अंकल टिक कर दिया, तो ऐसा रटना मत कि सर एक क्वेश्चन में अंकल करवाते हैं उसी के जैसे दूसरे क्वेश्चन में मैटरनल करवाते हैं। एज पर द गिवन अवेलेबल ऑप्शंस हमको सिचुएशन के हिसाब से डील करना है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग आ चुके हैं 34 35 हो गया। कहां तक दिया था मैंने? 40s की लाइन में किसी को डाउट कोई क्लास में? यहां पर हाँ 42, ठीक है। आइए, R and S are brother, X is the sister of Y, X is the mother of R। ठीक है, चलो, R and S दोनों भाई भाई, ठीक है। फिर X is the sister of Y। अब ये जो लाइन है ना ये लिंक नहीं हो रही है। होल्ड द स्टेटमेंट कर दू फॉर अ मोमेंट। उसके बाद X is the mother of R, मतलब X is mother of both R and S। अब वापस से वो वाली लाइन में आते हैं, X is the sister of Y, X is the sister of Y, ठीक है। अब देखो भाई, what is Y to S? तो Y is dash to S। एक बार इमेजिन करके देखो, सिमिलर क्वेश्चन अभी अपन ने जो किया उसके जैसा।
y जो है x के सिबलिंग है ना, तो s की मदर कौन है? s की मदर, सर s की मदर है x और उनके कोई भाई या बहन है y, तो s के लिए वो क्या होगा? मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट। अब देखो इस क्वेश्चन में अंकल या आंट दोनों आ सकता है। आंट ऑप्शन में है क्या? नहीं। अंकल में भी दो अंकल दिए हैं क्या? मैटरनल और अलग अलग अंकल? नहीं। तो अब अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? अंकल। तो चलो अच्छा हो गया कि हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आएगा जहां मैटरनल अंकल नहीं गिवन होगा, हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, चलिए सर, तो 42 हो गया। चलो एनी अदर क्वेश्चन टिल 48? हाँ भाई 41। ओके भाई 41। A and B are sisters. A is mother of D. B has a daughter C who is married to F. G is the husband of A. And how is C related to D? अच्छा, तो A और B sisters हैं, मतलब दोनों फीमेल हो गई। ठीक है, A is the mother of D। ठीक है, B has a daughter C। D का जेंडर नहीं पता लेकिन C का जेंडर पता चल गया। उसके बाद लिखा है C who is married to F। तो यहां पर मैं C के बाद उसके हस्बैंड को लिख दूं और ब्रैकेट लगा दूं, चलेगा? तो डायग्राम से ही हम समझ जाएंगे कि ये हस्बैंड वाइफ है। G इज द हस्बैंड ऑफ A। G इज द हस्बैंड ऑफ, यहां भी ब्रैकेट लगा दूं। ठीक है, डायग्राम पूरा रेडी। आइए अब रिक्वायरमेंट को समझते हैं। रिक्वायरमेंट लिखा हाउ इज C रिलेटेड टू D, तो C इज डैश टू D। अब देखो D की मम्मी A, C की मम्मी B, दोनों की मम्मी सिस्टर्स, मतलब मौसी का बेटा मौसी की बेटी, ऐसे हुआ ना। मासी, मेरी मासी का बेटा या मेरी मासी की बेटी मेरे लिए क्या है? कजिन। बॉय की गर्ल, सर फर्क पड़ता है इस बात से क्या? इस बात से फर्क, अगर कजिन है तो फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल। कजिन इज अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो बस यहां कर दीजिए कजिन। ये हो गया कजिन। भाई समझ में आया क्या? चलो ऑल राइट, तो 41 भी डन है और 31 हो गया ट्रेंडिंग। भाई मैटरनल का मतलब क्या है? मामा या चाचा? मैटरनल का मतलब है मम्मी के साइड वाले। फिर अगर मैटरनल अंकल बोल दो तो मामा, मैटरनल ग्रैंडफादर बोल दो तो नानी, है ना, मैटरनल ग्रैंडमदर नानी जी, इस तरीके से। और मैटरनल आंट मतलब क्या हो जाएंगे? दोनों हो सकते हैं, मासी भी हो सकती है और मामी को भी मैटरनल आंट ही बोलेंगे, है ना। बट मैटरनल वर्ड कभी दिया होता है कभी नहीं दिया होता, दोनों बातें हैं। अच्छा, इसमें यूट्यूब में बहुत सारे बच्चे कौन सा बोल रहे? 41 बोले थे, ठीक है करवा दिया भाई। 48, 46, 44, 43। अरे यार धीरे धीरे करके सभी करवा देंगे ऐसे तो ये होता है यार। वैसे मैंने भी कल बोला था ना, कॉम्प्रिहेंसिव बुक के सारे क्वेश्चन करने ही होंगे क्लास में। और क्या है भाई, सबका साथ सबका विकास, राइट, करना पड़ता है। मुझे पता है जो लोग पूरा करके आए और कंपाइलर भी करके आए उनको लग रहा होगा अरे सर बस करो सर, अभी हमको हो गया पूरा। बुआ का मतलब क्या होता है? बुआ का मतलब होता है फादर सिस्टर बेटा। 48 भी बोल रहे हैं, 43 भी बोल रहे हैं। चलो, P इज द फादर ऑफ T, T इज द डॉटर ऑफ M। तो गड़बड़ हो गया सर, P T के फादर हैं लेकिन T तो M की डॉटर है, मतलब M कौन है? तो P पापा है तो M मम्मी है। अच्छा भाई, P और M लिख दिया, इजी पड़ रहा है समझने में। P is the father of T and T is the daughter of M, मतलब M is mother of T, M is the daughter of K। Now what is P to K? P is dash to K। सन हुआ ना कि सन इन लॉ हुआ? सन तो ऑप्शन में है भी नहीं, पर आप ये समझो ये ना किसकी मम्मी है? ये M की मम्मी है, मतलब P के लिए सासू माँ हुई ना। ये जो M है ये K की मदर, K जो है M की मदर है और M तो P की वाइफ है। तो वाइफ की मदर क्या होती? मेरी वाइफ की मदर मेरे लिए मदर इन लॉ। तो उल्टा लिखना है ना पर यहां पर, हाँ, P इज डैश टू K, तो उनके लिए मैं क्या हुआ? दामाद, सन इन लॉ, जमाई राजा, ठीक है, सन इन लॉ। चलो ये हो गया भाई। और क्या बच रहा है? 58 तक अभी पहुंचे नहीं बड़े भाई, थोड़ा रुक जाइए। और स्पैम करते जा रहा है बल जो 58 58 58 58 58। तो एक काम करो 58 बस कर लो,
ठीक है, आई थिंक ऑल डन ना। 48 बहुत सारे लोग बोल रहे, चलो लास्ट करवा देता हूं 48। P and Q are brothers, P and Q are brothers, R and S are sisters। अभी होल्ड कर दूं स्टेटमेंट, लिंक नहीं है इसलिए। नाउ P's son, P का एक बेटा है जो S का ब्रदर है, बराबर। अब R और S वाली लाइन ले लेता हूं। So can I say that R, S and that empty box, ये तीनों सिबलिंग है, जिसमें 2 सिस्टर हैं, 1 ब्रदर है, और इन सब के पापा कौन है? P, और उनके भाई हैं Q। Now how is Q related to R? R के फादर के ब्रदर, फादर के ब्रदर मतलब अंकल, सिंपल। चलो 48 का A है, ठीक है। 44 मैंने करवाया है नहीं, 40 मैंने करवाया है नहीं, लो भाई 40 भी करवा लो। Based on the statement given below, find out who is the uncle of P। तो ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं ना, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो नीचे है ना। ये 4 क्वेश्चन को जैसे पैराग्राफ फॉर्म की जगह बुलेट फॉर्म में दे दिया है। K is the brother of J, ओके सर। M is the sister of K, तो ये तीनों सिबलिंग हो गए। P is the brother of N, अभी इसको छोड़ देता हूं। N is the daughter of J and P is the brother of N, ठीक है। अब पूरा रेडी है डायग्राम, तो 2 ही जनरेशन है। Who is the uncle of P? अब देखो N और P के पेरेंट है J। अब यहां पर 2 लोग दिए हैं, एक अंकल भी दिए और एक आंट भी दिए। M is aunt and K is uncle, तो राइट आंसर क्या आएगा? Who is the uncle of P? K। चलो सर डन है, ठीक है, ये हो गया हमारा डन। लास्ट कौन सा बोल रहे हैं बच्चे? 44। A and B are brothers, A and B are brothers, E is the daughter of F, अभी छोड़ देता हूं इसको। F is the wife of B and E is the daughter of F। What is the relation of E to A? E is dash to A, बताइए। A के ब्रदर की बेटी है वो, मेरे ब्रदर की डॉटर, मेरे लिए भतीजी, बाजी क्या बोलते हैं? हाँ, अभी थोड़ा लिख के बताना है वो, ठीक है, तो हो जाएगी नीस। चलो 44 क्लियर सबको, ठीक है। अच्छा अभी सही से बताना किसने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया, एकदम सिंसियरली बताना, झूठ नहीं बोलना। कल आए थे क्लास में, फिर क्यों नहीं किया होमवर्क? अच्छा पूरा नहीं किया, नहीं मतलब ट्राई किया नहीं बना एक अलग चीज है। तो जैसे मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे, लगभग 20 ना, तो उसमें से कितने ट्राई किए तुमने? नहीं ट्राई सारे किए, 7-8 ही ट्राई किए थे, बाकी क्यों नहीं कर पाए? जोर से बोलो। अरे वो तो समझ गया, किया नहीं, पर क्यों नहीं किया ऐसा बोल रहा। टाइम नहीं मिला। कहां रहते हो? गुरुकुल में रहते, फिर भी टाइम नहीं मिला। इतनी जल्दी दोस्ती यारी हो गई क्यों? कितने दिन हुए गुरुकुल में? अभी सेकेंड डे, इतनी जल्दी दोस्ती यारी हो गई कि टाइम ही नहीं मिल रहा है गुरुकुल। ऐसा मत कर भाई। घर की याद आ रही थी क्या? नहीं? चलो तो भाई जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है ना। अभी तो सीए की पढ़ाई शुरू हुई है और उसमें भी ये बहुत इजी चैप्टर और उसमें भी बहुत इजी होमवर्क था। अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे ना, तो आप बहुत गलत स्टार्टिंग कर रहे हो अपना, ठीक है। आज ही सुधर जाओ भाई। कल के सारे क्वेश्चन भी करना है और आज जो दूंगा वो भी सारे करना है, आज के आज करना है, ठीक है। कल मैं कॉपी चेक करूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? प्रीतम, ठीक है प्रीतम दा, यू हैव टू बी रेडी बाय टुमारो। और सारे डायग्राम बने होने चाहिए कॉपी में, क्वेश्चन नंबर उसका डायग्राम। तो क्योंकि तुमने कल के जो 7-8 बोल रहे हो वो तुमने ओरल किए है ना, ये देखो ओरल किए, डायग्राम नहीं बनाए ना। हाँ तो मैं समझ ही गया था तुम 7-8 खाली बोलने के लिए बोल रहे हो, तुमने वो भी नहीं किया है। तो थोड़ी दोस्ती यारी रखो, जिम भी जाओ, बैडमिंटन भी खेलो, टीटी भी खेलो, लेकिन पहले होमवर्क कंप्लीट करो, ठीक है। चलो ऑलराइट, तो अब हम लोग चलते हैं वो स्पेशल क्वेश्चन जो कल हम शुरू करने वाले थे, है ना। याद है क्या? पॉइंटिंग के बाद आ जाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15। एक बार मैं चाहता हूं 15 आप लोग अभी ट्राई करो इन 1 मिनट। ट्राई इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 15 एवरीवन। 15 ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बुक। सभी बच्चे कोशिश करें अभी। 47 एक बार डिस्कस कर दो सर। बुआ की मौसी समझे थे, कंफर्म होना है। बुआ को मौसी समझे थे, एक ही बात है भाई, बुआ हो मौसी हो सब तुमसे उतना ही प्यार करती हैं।
15 ना, 1 5 15 15। हाँ, डॉलर क्या है वही तो तुमको सोचना है, पूरा रीड तो करो एक बार। कल को होमवर्क दिखाओ भाई, किए ना ट्राई? समझ आ रहे सारे? कहाँ से आप? मैं इधर से गंगाधाम। अच्छा, गंगाधाम से। क्या नाम तुम्हारा? राहुल परमार। राहुल परमार, ओके भाई। हाँ, हस्बैंड है, बन गया ना, समझ आ गया था ना, ठीक है, अच्छी बात है, गुड, सही है, परफेक्ट है। क्या भाई जम रहा है ना? राइटिंग छोटी करी थोड़ी लगता है। 6 सवाल एक पन्ने में 6 सवाल कर दिए। कहाँ से हो आप? राजस्थान। राजस्थान से हो? राजस्थान में कहाँ से? करौली। करौली, अच्छा। आ रही ना चीजें समझ में? ठीक है। होमवर्क किया कल? दिखाओ भाई, सही है, गुड यार, अमेजिंग राइटिंग, अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। ये कौन सा 18? हाँ। नहीं, क्या बोला तू? ये कल करवाया ना मैंने? तो तुम क्या बोला, तुम्हारा डाउट क्या है? इसमें से ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना, लास्ट वाला। हाँ, ट्रू नहीं है, मतलब बाकी 3 फिर श्योर होंगे कि हाँ ये तो श्योर है, इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो अनश्योर है। लेकिन ये भी सन बनेगा ना इसका? हो सकता है, तू बता, क्यू का जेंडर पता चला क्या? नहीं ना, तो सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। ये लाइन हो सकती है, बट इज इट डेफिनेटली ट्रू? डेफिनेटली ट्रू का मतलब 100% श्योर हो तुम, तो 100% श्योर नहीं है इसमें, ठीक है। चलो भाई, डॉलर वाला क्वेश्चन हो गया? आओ, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आ रहे हैं। लेट अस डू इट। $A एक मिनट ना, अच्छा, तो अभी हम लोग जो है, आपके पास अभी हार्ड कॉपी आई नहीं होगी, बट मैं बता दूं, ऐसे 2 वॉल्यूम्स है हमारी बुक में। पहला वॉल्यूम है बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, इस तरीके से, और उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक दिया हुआ है। फिर ये है तुम्हारा LR एंड स्टैट साथ में, ठीक है। तो अभी हम लोग वॉल्यूम 2 से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें LR है पहला, और ये है आपकी कंपाइलर बुक, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों से ज्यादा मोटी है। अभी कौन सा पेज नंबर में ये वाला क्वेश्चन? 15th 12.4, ठीक है। चलो भाई, अब इसको करता हूं मैं। इफ $A मीन्स A इज द फादर ऑफ B। अब समझ रहा ना बात को? पहले तो ये पैटर्न जो है ना, अपने आप में एक अलग पैटर्न है, तो कुछ बच्चे तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे माइंड में कि डॉलर यहां पे कैसे आ गया इनके बीच में। इट इज जस्ट अ कोडिंग। ऐसा रियल लाइफ में अपन डॉलर बोलते क्या फादर को? नहीं ना, तो ऐसा इमोशनल मत हो जाओगे, ऐसा डॉलर लिखा, डॉलर में फादर लिखा, ऐसा कैसे हो सकता है? हैश लिखा है डॉटर। फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्होंने एक कोडिंग सिस्टम बनाया है कि भाई हम लोग बार बार उन वर्ड्स को रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग कोड वर्ड यूज करेंगे। तो देखो लिखा है $B का मतलब है A इज फादर ऑफ B। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू नहीं किया, अभी बेसिक बता रहा हूं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जब डॉलर लिखा होगा ना, तो जिन 2 के बीच में डॉलर लिखा होगा, तो पहला वाला इज द फादर ऑफ दूसरा वाला। आर यू गेटिंग मी? तो डॉलर वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग हो जाएगा इज फादर ऑफ। अब सुनो, अगर मैं ऐसा लिख दूं के $Q, तो इसका क्या मीनिंग है? K इज द फादर ऑफ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं $K, तो क्या होगा? समझ गए ना बात को? मतलब ये मत सोचो कि डॉलर लिखा है मतलब फादर। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, सर डॉलर मतलब फादर, नहीं, इज फादर ऑफ। क्योंकि आप डॉलर के पहले किसको लिख रहे हो और डॉलर के बाद किसको लिख रहे हो, इससे फर्क पड़ रहा है। अब मैंने ये फादर वाले से आपको एक बात बता दी, तो अब मैं वापस से इस बात को अगले वाली लाइन में भी समझाऊं क्या कि क्या होता है? नहीं ना, अब क्वेश्चन के हिसाब से आप चलो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं आता हूं पहली लाइन में,
सॉरी दूसरा दिया ए हैश बी मतलब इज द डॉटर ऑफ, एट द रेट इज द सिस्टर ऑफ। अब पूछ रहा हाउ इज के रिलेट टू एम इफ, अब इफ के आगे जो लिखा है ना उसको मैं यहां लिख रहा हूं एच एट द रेट के डॉलर एल एल हैश एम, यही है क्वेश्चन। अब जो बहुत सारा पैराग्राफ देता था ना उसकी जगह आपको इस फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन को। अब इसको हम डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? चलिए ट्राई करते हैं। h एट द रेट के मतलब h इज द सिस्टर ऑफ k। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? क्लियर? h इज द सिस्टर ऑफ k। अभी k डॉलर l लिखा हुआ मतलब k इज द फादर ऑफ l। नाउ l हैश m लिखा हुआ है तो l इज द डॉटर ऑफ m। अब बताओ k फादर हैं और m उनकी मदर हो गई, तो यहां पर मैं इन दोनों को हस्बैंड वाइफ बना सकता हूं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट में आते हैं। रिक्वायरमेंट क्या बोल रही है? हाउ इज के रिलेटेड टू एम, तो के इज डैश टू एम। बस डायग्राम रेडी है, इस हिसाब से आप बता दीजिए। सर के इज हस्बैंड ऑफ एम। चलो ये था फर्स्ट ट्रायल। फर्स्ट ट्रायल में कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? रेज योर हैंड। यूट्यूब वालों डन बताओ, फर्स्ट ट्रायल में कितने लोगों को आ गया? फिर भी मैं एक बार और बताऊंगा, आई नो कि कंफ्यूजन हो सकता है, इट्स ओके। चलो फिर से। सर ये जो कोडिंग सिस्टम दिया है इट्स नॉट यूनिवर्सल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हर जगह ऐसा काम आएगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलता है। अगला क्वेश्चन करेंगे तो वहां कोई और सिंबल दिया होगा, उसको कोई और मीनिंग दिया होगा। दिस इज ओनली पर्टिकुलर टू दिस क्वेश्चन। नाउ a एट द रेट बी मतलब a इज द फादर ऑफ b। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इस पूरे क्वेश्चन में अलग अलग दिया a डॉलर b का दिया a इज द फादर ऑफ b, a हैश b दिया a इज द डॉटर ऑफ b, a एट द रेट b दिया a मींस सिस्टर ऑफ b, और फिर बोल रहा है अगर ये सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन, तो हाउ इज k रिलेटेड टू m। तो हम लोग गए, हमने सिचुएशन को देखा, सिचुएशन के हिसाब से हमने डायग्राम बनाया और फिर जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से देख लिया। ठीक है, चलो तो क्या देखा हमने? सर h एट द रेट के, एट द रेट का मतलब हमने क्वेश्चन में पढ़ा था इट वाज इज द सिस्टर ऑफ, तो h इज द सिस्टर ऑफ k, h इज द सिस्टर ऑफ k। अगली लाइन थी k एट द रेट l, एट द रेट मतलब था इज द फादर ऑफ, तो k इज द फादर ऑफ l। उसके बाद था इज द डॉटर, हैश का मतलब था इज द डॉटर, तो l इज द डॉटर ऑफ m, तो ये l जो है m की डॉटर है, तो m उनकी मदर हो गई, क्योंकि अगर ये फादर है तो ये मदर हो गए। ये ब्रैकेट में कपल आ गया। और फिर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो k है, ये k वो m के लिए क्या है? हस्बैंड। चलो 100% क्लियर सबको? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? अब नेक्स्ट वन मैं क्यों भाई, आप ही करोगे ना। अब तो आपको कोडिंग सिस्टम समझ में आ गया, तो यहां मैं कर देता हूं हस्बैंड 16th। चलिए सर, अब थोड़ा सा वैरायटी में डिफरेंस है पर ऑलमोस्ट सेम चीज ही है। मिश्री कल ट्राई किया तो नहीं समझ में आ गया, आज आ गया है ना? ठीक है, चलो। और देशमुख अर्नव, सर आप चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छा कराते हो, लेकिन ये बताओ कि आप हफ्ते में कितनी बार, पागल, ब्लॉक करो इसको। 16th का ए है, आया क्या 16th? ठीक है, 30 सेकेंड्स और देता हूं, ट्राई करो जिनको नहीं आया। बन रहा है आप लोगों को ये सिंबल वाला? अच्छा उधर ही करो, ठीक है। डायग्राम सब बना रहे हो ना? ओरल कोई मत करना यार। हाँ 19 का एक्चुअली बट इसमें ऐसा मतलब पूरा समझ में आ गया बस। ए सिस्टर हु हैज नो सिस्टर, तो इसका मतलब सिस्टर इन लॉ को पकड़ना है, यही वैसे तो मैं कराने वाला हूँ, पर बोल रहा है वो जिस वुमेन के बारे में बात कर रहा है ना वो एक ही सिस्टर है जिसकी इसके अलावा कोई और सिस्टर नहीं है, शी इज द ओनली सिस्टर। मदर इन लॉ
कराते ना अभी बाकी है ये वाला, ये होमवर्क नहीं था, ये तो अभी करना है अपन को। हो गया ना, डन है। क्या किया, हर ऑप्शन का डायग्राम बनाया क्या, कैसे किया इसको? मतलब इसको बताया ये कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, फिर डायग्राम बनाया। हाँ तो पहले ऑप्शन से ही आ गया ना। अभी अगर इसके हिसाब से मैच नहीं करता तो दूसरे ऑप्शन का डायग्राम बनाना पड़ता ना। हाँ वो तो समझ गए ना कॉन्सेप्ट। हाँ क्या बोल रहा, 17 में प्रॉब्लम ये करा दिया क्या मैंने क्लास में? नहीं नहीं हाँ भाई, जो कराया नहीं उसकी टेंशन मतलब, वो तो कराना ही है अपने को क्लास में, है ना। एडवांस डाउट नहीं, एडवांस टैक्स बस बढ़ते अपन लोग। हुआ सर। डन। कहाँ से भाई? अहिल्यानगर। अहिल्यानगर। अहिल्यानगर में पहले क्या नाम था? अहमदनगर। अहमदनगर अहिल्यानगर हो गया ना। अच्छा, तो यहाँ पास में रह रहा पीजी में कहीं? नहीं, मेरी रिलेटिव्स है उधर है। अच्छा ओके, चलो बढ़िया। ये आ रहा है ना, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। यहां P प्लस Q, लॉजिक तो सेम है ना, कि जहां प्लस लगा होगा तो प्लस के पहले जो पर्सन है वो मदर होंगे नेक्स्ट वाले पर्सन का। अच्छा, P प्लस Q का मतलब है P इज द मदर ऑफ Q। अगर लिखा होता Q प्लस P मतलब Q इज द मदर ऑफ P हो जाता है ना, ठीक है। फिर डिवाइड के केस में इज द फादर ऑफ, माइनस के केस में इज द सिस्टर ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप shows that M is the daughter of R। इसके पहले 15th क्वेश्चन में सिचुएशन दे दी थी और उस सिचुएशन के अंदर आपको ही रिलेशन पूछा था, बराबर है। अभी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट को पलटा दिया उसने। क्या कर दिया, बोला देखो भाई M जो है वो R की डॉटर है, लेकिन ये बात इन चारों ऑप्शंस में से कहां प्रूव हो रही है? मुझे पता आपका ऑप्शन ए सही है, बट हम लोग क्या करते हैं, पहले गलत ऑप्शन को ट्राई करते हैं। नहीं तो पहला ऑप्शन ट्राई करेंगे तो हमको लगेगा बस इतने आंसर था, क्योंकि अभी तो ऑप्शन ए सही है, बट जरूरी होगा क्या कि ऑप्शन ए सही हो? तो ये क्वेश्चन क्या बिना ऑप्शन के हो सकता है, पहले ये बताइए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक हो बिना ऑप्शन के करने की। अरे क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो भी क्वेश्चन का पार्ट ही है यहां पर। मतलब ये क्वेश्चन बिना ऑप्शंस को ट्राई किए हो ही नहीं सकता। तो ये एकदम बोलते ना प्योरली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे पिछला क्वेश्चन जो था उसमें एमसीक्यू नहीं होता तो आंसर आ जाता क्या 15th में वहां तो आ जाता ना। अरे तुमने ये डायग्राम बनाया और तुमने ये चेक किया तो तुम्हारा आंसर आया था ना हस्बैंड। तो अगर मैं बोल रहा हूं 4 ऑप्शन नहीं होते तो भी तुम हस्बैंड आंसर दे सकते थे, पर अभी जो मैं 16th बोल रहा हूं क्या उसको तुम सॉल्व कर पाओगे बिना ऑप्शंस के? 16th को नहीं कर पाओगे, क्योंकि 16th में तो बोल ही रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से कहां पर M इज द डॉटर ऑफ R है। समझ रहे हो ना बात को? आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ठीक है, चलो सर। अब देखो पहले मैं लेता हूं यहां पर ऑप्शन बी। आई एम इंटेंशनली टेकिंग द रॉन्ग ऑप्शन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो मैं ले रहा हूं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में लिखा है R प्लस N डिवाइडेड बाय M। इसको हम डायग्राम वाइज कैसे लिखेंगे सर? इसको हम डायग्राम वाइज लिखेंगे इस तरीके से। प्लस मतलब मदर ना, तो R इज द मदर ऑफ N और उसके बाद है डिवाइड, N इज द फादर ऑफ M। क्या मैंने डायग्राम सही बनाया पहले तो ये बताइए सारे बच्चे। मैंने ये वाला ऑप्शन लिया, ठीक है, ये ऑप्शन। फिर ऊपर जो कोडिंग सिस्टम दिया था क्वेश्चन में उस कोडिंग सिस्टम को देखा तो प्लस R प्लस N मतलब R इज द मदर ऑफ N, तो R इज द मदर ऑफ N बराबर है। अगला N डिवाइडेड बाय M, डिवाइड का मतलब था फादर, N इज द फादर ऑफ M। अब चेक करके बताओ क्या M इज द डॉटर ऑफ R हो रहा है? नहीं। अगर होगा भी तो या तो ग्रैंडसन होगा या ग्रैंड डॉटर होगा। मतलब क्या ऑप्शन बी इस वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? M इज द डॉटर ऑफ R? नहीं। एक मिनट रुकिएगा। यस, M इज द डॉटर ऑफ R। एक बार फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कौन सी सिचुएशन में ये वाली लाइन ट्रू होने वाली है ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जब मैंने लिया तो इस डायग्राम को देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो M है ना
वो आर का कोई ग्रैंड चाइल्ड है, एम आई राइट और नॉट? उसके बेटे का या तो बेटा या बेटी, मतलब डॉटर तो नहीं हो सकती ना, आइदर ग्रैंड डॉटर है और ग्रैंड सन है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अच्छा, ऑप्शन सी चेक करते हैं हम लोग, ऑप्शन सी चेक करते हैं, आर माइनस एम डिवीजन एन। अब बताओ क्या होगा? आर माइनस, माइनस मीन्स सिस्टर ऑफ, तो आर इज द सिस्टर ऑफ एम, एम डिवीजन, एम इज द फादर ऑफ एन। सर इस लाइन में तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों? एम इज द डॉटर, अरे एम मेल आया है सर, ऑप्शन सी के डायग्राम के हिसाब से तो एम मेल है, अ मेल कैन नॉट बी डॉटर ना, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन तो गलत ही है, सी। अब मैं चलता हूं करेक्ट वाले ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन ए, आर डिवीजन एम प्लस एन। अच्छा, ऐसा मत समझ लेना ना कि पेपर में सर हम लोगों को ऐसा करने का क्या, पहले बी ट्राई करने का फिर सी फिर ए। अभी मैं जानबूझ के तुमको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, बिकॉज आई नो दैट ए इज द राइट आंसर। नाउ आर डिवीजन, डिवीजन क्या हो जाएगा? फादर, तो आर इज द फादर ऑफ एम, और फिर एम प्लस एम इज द मदर ऑफ एन। अब इस डायग्राम को अच्छे से एनालाइज करो और मुझे बताओ क्या हो रहा है। सर आर फादर है, एम डॉटर है, और वही तो चेक करना था, एम इज द डॉटर ऑफ आर। तो ऑप्शन ए का जो डायग्राम बना, उस डायग्राम से जब मैंने ये येलो वाला स्टेटमेंट चेक किया, क्या ट्रू आ रहा है? बस, दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। चलो भाई, 16 क्लियर एंड डन। एवरीवन इन द यूट्यूब आल्सो हियर, सबको क्लियर है? एक बार रेज हैंड इफ दिस इज कंप्लीटली क्लियर, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन है ये, ठीक है? चलो, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 17। डॉटर ऑफ द फादर ऑफ अर अंकल। भाई लेवल वाला क्वेश्चन, ट्राई करो सब लोग। क्या? हाँ ठीक है, चलते ना। 17 ट्राई करो सब लोग। इट्स अ गुड क्वेश्चन, सबसे छोटा है लेकिन दिमाग लगता है इसमें। सर मैंने ऑप्शंस में वैल्यूज डालकर सॉल्व किया तो आंसर बराबर आया, तो क्या मेरी स्टेप सही है? वैल्यू कहां से आ गई भाई 16th क्वेश्चन में? मैथ्स का क्वेश्चन ही नहीं है वो, मैं समझा नहीं बेटा तुम्हारी बात। ऑप्शंस में वैल्यूज डाला, इक्वेशन चैप्टर में होता है ऐसा तो। ओके देखो भाई, जिन लोगों ने नहीं देखा था एक बार मैं बता देता हूं, मैंने ओपन किया है तो जो फोल्डर में शेयर कर रहा हूं ना आप लोगों के साथ, ध्यान देना है यहाँ पर सभी लोग, एवरीवन। एक है डेमो नोट्स, बराबर है? तो इसमें तो ये तो अभी के लिए बस, जब तक आपको बुक नहीं मिल रही है। उसके बाद स्टडी मैट, जो May 25 वाला स्टडी मैट है लेटेस्ट वाला, उसके सारे पीडीएफ हैं। फिर ये देखो हैंड रिटन पीडीएफ, फर्स्ट लेक्चर में जो भी क्लास में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, और लिखा था, वो सब कुछ इसके अंदर है। ये स्लाइड थी हमारी फर्स्ट लेक्चर में, ये देखो ये सब लिखा था हमने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको नोटबुक नहीं बनानी, बट समटाइम इफ यू थिंक दैट यू नीड टू रेफर इट, यू कैन यूज इट। फिर कल मैंने सीधे बुक में लिखवाया था, वो भी मैंने डाल दिया। तो ये सब चीज मैं डेली बेसिस पर अपडेट करता हूं वहां पर फॉर योर कन्वीनियंस। तो फैसिलिटी है, उसको यूज करना। लेकिन सबसे ज्यादा काम की चीज जो आपको बैच खत्म होने के बाद भी बहुत काम आएगी, दैट इज द ट्रैकर। सी दिस ट्रैकर। फर्स्ट डे 18 मार्च था, ब्लड रिलेशंस पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्या क्या डिस्कस किया, प्रो टिप्स पढ़ी थी हमने, ये क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे मैंने, और वो जो पीडीएफ मैंने आपको अभी दिखाई ना, अभी बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं, यहीं से सीधे आप ओपन कर सकते हो उसको। ये लो, समझ गए ना? दिस इज हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड इट। एंड सिमिलरली जैसे कल सेकेंड लेक्चर था, उसमें सबसे पहले होमवर्क चेक किया था हमने, उसके बाद ये क्वेश्चंस किए,
और उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिले थे, राइट, एंड अगेन उसका पीडीएफ। अब सोचो तुम, जब हमारे पूरे सेशंस हो जाएंगे, पूरा बना हुआ रहेगा, तो आपके लिए किसी भी चीज को ढूंढना या किसी टॉपिक को वापस से रेफर करना है, इजी पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। लिंक ना घूम जाती है, आप अपने जो भी डिवाइस यूज करते हो उसमें बुकमार्क करोगे, क्रोम या सफारी जिसमें भी आपका ये ओपन होगा, वहां जाके बुकमार्क का ऑप्शन होता है, बुकमार्क में जाके लिख लो कि क्यूए फोल्डर, ऐसा, ताकि ढूंढना ना पड़े आपको। चलो आओ क्वेश्चन में वापस। ठीक है, ये हो गया सबका 17। आइए 17 को करते हैं। किसको 17 में प्रॉब्लम जा रही है, फ्रैंकली बताइए मुझे। है भाई, ठीक है, 20-30% लोगों को नहीं समझ में आया, और होना भी चाहिए भाई, इट्स ओके। ध्यान देना। अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय, a girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy is girls. The boy is girls. क्या? आइए देखते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ये जो दो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, बॉय जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, गर्ल इज इंट्रोड्यूसिंग द बॉय, तो गर्ल को इस तरफ लिखता हूं मैं, दिस गर्ल इज इंट्रोड्यूसिंग दिस बॉय, बाकी सब मैं दूसरे कलर से लिखूंगा। क्या बोल रहे हैं? सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। तो गर्ल के जो अंकल हैं, पॉइंटिंग जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा नाम नहीं दिया लोगों का, तो मैं एरो यूज करूं और अंकल लिखूं। अंकल मतलब ऊपर वाली जनरेशन। एकदम ऊपर क्यों नहीं लिखा, समझ रहे हो ना, क्योंकि एकदम ऊपर मॉम डैड को लिखते अपन, इसलिए थोड़ा सा साइड में लिखा मैंने, ये अंकल। उनके फादर, फादर ऑफ हर अंकल बोल रहे हैं ना, उनके भी फादर, ठीक है, और उनकी जो डॉटर है, उनकी डॉटर, उनका ये सन है, राइट? सो द गर्ल इज सेइंग दैट बॉय इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। मतलब मेरे अंकल के पापा की बेटी का बेटा है ये, ऐसा वो गर्ल बोल रही है। अब डायग्राम तो बन गया है, अब थोड़ा सा थॉट देते हैं। फॉर अ मोमेंट लेट्स अज्यूम कि गर्ल अपने पैटर्नल अंकल के बारे में बात कर रही है, ठीक है? तो मैं यहां पर लिखता हूं, इफ अंकल इज पैटर्नल, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अंकल इज पैटर्नल, assuming that the uncle is paternal, then see what will happen. Imagine करें, मेरे चाचा के पापा, who is that person? Who is this person of the girl? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर की डॉटर कौन होती है? आत्या, बुआ, ठीक है। और उनका जो बेटा हुआ वो मेरा क्या होता है? कजिन। मेरी बुआ का जो सन है, ही इज कजिन, ठीक है। तो आंसर उस हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को लिखूं तो बॉय इज डैश टू गर्ल, द आंसर शुड बी कजिन। डू वी हैव कजिन इन द ऑप्शन? डू वी हैव कजिन इन द ऑप्शन? चलो, इससे ये बात तो समझ में आ गई कि मुझे दूसरी सिचुएशन भी चेक करनी चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन मतलब अभी मैंने क्या मान के सॉल्व किया क्वेश्चन को? दैट अंकल इज पैटर्नल। अभी उस हिसाब से आंसर आया कजिन। नाउ लेट्स चेक इफ अंकल इज मैटरनल। इफ अंकल इज मैटरनल, नाउ इमेजिन अगेन, माय मैटरनल अंकल मीन्स मामा जी, उनके फादर नाना जी, उनकी डॉटर। जैसे मैंने डॉटर बोला, नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। मेरे नाना जी की जो बेटी होती हैं वो आइदर मेरी मौसी भी हो सकती है, मासी भी, या फिर मेरी मॉम भी तो हो सकती है। अच्छा चलो, मासी का बेटा मेरा क्या हुआ? तो उस हिसाब से अगर मैं आंसर कजिन करूं तो ये तो फिर से अटक जाएगा काम। लेकिन सेकंड वाले केस में कजिन के अलावा एक और आंसर आएगा, मेरी मम्मी का बेटा, माय ब्रदर। तो समझो, ओवरऑल क्वेश्चन में पहले दो मेन सिचुएशन बनी। Assuming that your uncle is paternal, you are definitely getting the answer as cousin. But when you are assuming that uncle is maternal, then you have two options, either cousin or brother. अच्छा, मैं फिर से cousin brother वाला जो सेकेंड केस है समझाता हूं, या पूरा ही समझाता हूं। अगर मेरे अंकल हैं पैटर्नल, मतलब चाचा जी, चाचा जी के फादर
मेरे ग्रैंडफादर की डॉटर मेरी बुआ जी का बेटा मेरा होता है कजिन, तो वो तो गलत है सर, क्योंकि कजिन ऑप्शन में नहीं है। नाउ मामा जी के पापा नाना जी की बेटी मौसी या मम्मी। अगर मौसी की बात करूं तो मौसी का बेटा भी कजिन हुआ, बट मम्मी का बेटा क्या हुआ? ब्रदर, और ब्रदर ऑप्शन में है क्या? यस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसा लगा भाई, सबको समझ में आया वाला क्वेश्चन? ठीक है, ट्राई द नेक्स्ट वन। और भाई जो लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं बताइए मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सो हम बोल रहे हैं ट्रैकर कैसे डाउनलोड करें। डाउनलोड नहीं करना, वो ऑनलाइन शीट है वहीं पर रहेगी, तुमको बस बुकमार्क करके अपने पास रखना है। रोज डाउनलोड थोड़ी करने बैठेंगे भाई। चलो 18 ट्राई करो। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग, लैंग्वेज सेम था, टेक्स्ट अलग था, मतलब पर्सन्स अलग थे, बट सेम पैटर्न था। हाँ अच्छा, 17 नोट करना है। ठीक है, दिख रहा है? वो कट हो रहा है कि पूरा आ रहा है? आ रहा है, ठीक हो गया कल मतलब। सेवनटीन नहीं समझा? मेरे दूसरी बार बताने के बाद भी नहीं समझा क्या साईं? विच कैलकुलेटर वुड यू प्रेफर, क्लास केसीओ और नॉर्मल? भाई केसीओ मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है। मैंने फाउंडेशन में लिया था, फाइनल तक चला था, हिस्ट्री है ऐसी। एक और दूसरी बात क्या होती है ना कैलकुलेटर में, जब अपन मैथ्स फॉर फाइनेंस में ऐसे 30 टाइम्स इक्वल दबाना है, उसमें जो अपने नॉन ब्रांडेड कैल्सी होते हैं ना, कई बार वो स्किप कर जाते हैं एक बटन। अपन को लगता है कि अपने 30 टाइम्स दबाया, पर वो नहीं प्रेस होता। पर केसीओ में ऐसा कभी नहीं होता। तो या केसीओ लो या दूसरा भी ब्रांडेड लो, मतलब ऐसा एकदम हल्का वाला नहीं लेने का कैल्सी, क्योंकि इट कैन कॉस्ट यू योर अटेम्प्ट। मैथ्स में आ रहे थे 40, वो कैलकुलेटर की वजह से 39 आ गए। तो चलो बना क्या 18? बेटा 17 आपने लिख लिया ना? ठीक है, चलो भाई। तो 18 तो मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम होगी, वी डिड यस्टरडे। 19 में जरूर दम है, तो पहले 18 कर लेते हैं, फिर 19 को ट्राई करेंगे। P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, मतलब तीनों सिबलिंग है क्या? P Q R, एवरीवन? ठीक है सर। S इज द मदर ऑफ R, आई कैन से दैट शी इज द मदर ऑफ ऑल 3। R की मदर है मतलब बाकी की भी मदर है। T इज द फादर ऑफ P, मतलब तीनों के फादर है। ये हस्बैंड वाइफ हो गए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू? S इज द मदर ऑफ P, सर ये तो श्योर है। P इज द सन ऑफ S, ये भी श्योर है क्योंकि जेंडर पता है। T इज द हस्बैंड ऑफ S, ये भी श्योर है। पर Q इज द सन ऑफ T ना, हो सकता है बट श्योर नहीं। क्यों? क्योंकि Q का जेंडर क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो कैन आई से दैट Q कैन आइदर बी सन और कैन बी डॉटर ऑल्सो, सो दैट्स वाई ऑप्शन डी। अब करिए 19th ट्राई। 18th का ऑप्शन डी नहीं दिख रहा भाई। इसका पीडीएफ भी दिया ना भरत भाई, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही। दिस क्वेश्चन वाज इन कंपाइलर ऑल्सो। हाँ होगा ना अमन भाई, बिल्कुल होगा। स्टडी मैट के काफी क्वेश्चंस कॉपी भी होते हैं एमटीपी में, इसलिए कंपाइलर में आपको देखने को मिलेंगे। That woman is my nephew's maternal grandmother. How is that woman related to a sister who has no sister? बड़ी अजीब लैंग्वेज है यार। करो करो, ट्राई करो।
क्या 19 का क्या आ रहा है? मदर। किसका कुछ नहीं आ रहा है, मतलब नहीं बन रहा है? वाओ, ठीक है, चलो इट्स द टाइम टू डू इट। और बहुत ध्यान से सुनना, इसको 2 बार रिपीट तो मुझे मिनिमम करना पड़ेगा, बट 3 बार ना करना पड़े इसलिए बोल रहा हूं, शुरू से ध्यान से सुनना। अरे ये क्या पेस्ट हो गया भाई? थोड़ा सीख रहा हूं ना भाई, बियर विथ मी। अभी एमवी सर से सीखना पड़ेगा ना, वो बहुत टाइम से आईपैड में पढ़ाते हैं। चलो भाई, एकदम फोकस हियर एवरीवन, ठीक है? भाई तुम लोग को आ गया क्या? ग्रीन शर्ट बन गया क्या वाला? ठीक है, तो अभी चुप रहो, ठीक है? दूसरों को सुनने दो। पॉइंटिंग टू अ लेडी, ए सेड, दैट वुमन इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू ए सिस्टर हु हैज नो सिस्टर? ये है लेडी, ठीक है, और ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए बोल रहे हैं, किसको पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं? उस लेडी को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं। बाकी का कलर मैं चेंज कर देता हूं सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज। सो कह रहा है दैट वुमन इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर। अब देखो भाई, नेफ्यू मतलब नीचे वाली जनरेशन। अच्छा, जब क्वेश्चन ने नेफ्यू बोला तो भतीजा भी हो सकता है और भांजा भी हो सकता है। अच्छा, इंग्लिश में अगर इसके भी 2 वैरायटी बनाने जाऊं तो मैटरनल नेफ्यू मतलब क्या? भांजा, मेरी सिस्टर का बेटा। और पैटर्नल नेफ्यू मतलब भतीजा, मतलब नॉट पापा का। देखो, मेरे भाई का भी बेटा हो सकता है, मेरी सिस्टर का भी बेटा हो सकता है। मेरे भाई के बेटे के लिए मैं चाचा हूं ना, पैटर्नल अंकल, तो वो मेरे लिए पैटर्नल नेफ्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और मेरी सिस्टर का जो सन है उसके लिए मैं मामा, मतलब मैटरनल अंकल, तो वो मेरे लिए मैटरनल नेफ्यू। तो अभी मैंने सिर्फ नेफ्यू लिख रहा हूं, बट जैसे अभी एक क्वेश्चन में कैसे हमने एक बार मैटरनल मान के सॉल्व किया, एक बार पैटर्नल मान के सॉल्व किया, वैसे यहां भी देखेंगे, ठीक है? इसका नाम दिया है क्या? नहीं, कह रहा है कि दैट वुमेन, दिस लेडी इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर। अच्छा, मैटरनल ग्रैंड मतलब नानी जी, मैटरनल ग्रैंडमदर, ठीक है। Now, how is that woman related to A's sister? Now, one more character is in the picture, and that is A's sister. ये एक ही सिस्टर है, तो इसका जेंडर ये हो गया। अच्छा, ए का जेंडर हमको दिया क्या? ऐसा क्वेश्चन ने क्लियरली बोला क्या कि ए मेल है या फीमेल है? कुछ भी नहीं बोला ना, बस एज अ पर्सन ए आपको बोल दिया कि ए एक पर्सन है, ठीक है। अगेन धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे इसको, कंफ्यूज नहीं होना है। ए कह रहा है कि ये जो लेडी है वो मेरे नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंडमदर है। तो बताइए, हाउ इज दैट वुमेन, ये लेडी, हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू एज सिस्टर हु हैज नो सिस्टर? मतलब ए की एक सिस्टर जो है ना, उसकी कोई सिस्टर नहीं है। सोच के देखो क्या बोल रहा है वो। ए की एक सिस्टर है, ये पर्सन अलग है ना, फीमेल है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन, ये क्वेश्चन है, बट साथ में एक इंफॉर्मेशन दी क्वेश्चन ने कि इसकी कोई सिस्टर नहीं है। अब एक बात बताइए भाई, अगर इसकी कोई सिस्टर नहीं है तो ये क्या होगा? सोच के देखो एक बार। ये एक गर्ल है, ठीक है, इसका ये सिबलिंग है, सिबलिंग भाई बहन या बहन बहन हो सकता है, पर ये बोल दिया कि इसकी कोई सिस्टर ही नहीं है, तो फिर क्या ये सिस्टर हो सकती है? क्या ये ए फीमेल हो सकता है? क्या इस लाइन से दैट हु हैज नो सिस्टर, इससे मुझे ये क्लू मिल गया कि दिस इज मेल? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बहुत बारीक पॉइंट है, बहुत फाइन पॉइंट है जो हमको फिर से समझना है। ए कह रहा है कि ये जो लेडी है ना, ये मेरे नेफ्यू की नानी जी हैं। तो बताइए, जो ए की सिस्टर है उनके साथ ये लेडी का क्या रिलेशन है, एंड ऑल्सो
ये जो लेडी है ना, इसकी कोई सिस्टर नहीं है। अब ए की कोई सिस्टर नहीं है, मतलब जो, सॉरी, ए की कोई सिस्टर नहीं, ए की सिस्टर की कोई सिस्टर नहीं है, ऐसा समझो। ये जो पर्सन है, मैं इसको एक काम करता हूं, ए सिस्टर लिखने की जगह बॉक्स में डाल देता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा लिख देता हूं, ऐसा चलेगा ना, ज्यादा प्रेजेंटेबल है ना ये, कि ए की सिस्टर है ये, और इस पर्सन की कोई सिस्टर नहीं है, इसका मतलब ए क्या हो गया, मेल, तो ये ब्रदर सिस्टर हो गए। चलो भाई, ये बात तो डन है। अब मैं आता हूं अजम्पशंस में। सबसे पहले मैं ये मानता हूं, इफ नेफ्यू इज पैटर्नल, ले लेता हूं पहले। इफ नेफ्यू इज पैटर्नल, अगर नेफ्यू पैटर्नल है, मतलब ए के भाई का, ये डॉट नहीं, भाई का बेटा, ये नेफ्यू है, मतलब प्लस आएगा ना, नेफ्यू मेल होता है, ठीक है। तो अगर ये मेरा भतीजा है, तो मेरे भतीजे की नानी जी मेरी बहन की क्या हुई। अब थोड़ा इमेजिन करने जाओगे तो बड़ा अजीब सा रिलेशन हो रहा है। मेरे भाई का एक बेटा है, ठीक है, उसकी नानी जी मतलब उसकी मम्मी की मम्मी, तो उनका और मेरी बहन का रिलेशन तो दूर दूर तक कुछ है ही नहीं ना, समझना। ये इस तरफ की फैमिली हो गई, ये उस तरफ की फैमिली हो गई, कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर पैटर्नल वाला नेफ्यू लेने चलते हैं ना, तो एज सच रिलेशन का कोई नाम नहीं निकल रहा है जिसको आप जानते हो। लेकिन अगर आप इस नेफ्यू को मैटरनल मानते हो, अब एक बार इमेजिन करके देखो, ये मेरा भांजा है, ये जो व्यक्ति है मेरा भांजा है, मैं उसका मामा हूं, और ये मेरी बहन है, और ये मेरी इकलौती बहन है, क्योंकि और कोई सिस्टर तो है नहीं। तो कैन आई से दैट कि ये इसकी मम्मी है, भाई ये जो है इसकी मम्मी तो हो गई, और ये इसकी नानी हो गई। तो इस बंदे की नानी और इस बंदे की मम्मी, मम्मी की मम्मी ही तो नानी होती है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो बोल रही है हमसे कि भाई हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड। तो मैं लिख देता हूं, लेडी इज डैश ऑफ एज सिस्टर, यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो भाई ये ए की भी मम्मी है, ये ए की सिस्टर की भी मम्मी है, और इसकी नानी है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, मदर। थोड़ा सा लिख लो इसको, 20 सेकेंड प्रोसेस करो, फिर मैं इसको रिपीट करूंगा, तुरंत रिपीट नहीं करूंगा। हाँ सिद्धार्थ भाई, ये चैप्टर तो आप मान के चलो यूट्यूब पर पूरा ही होगा, क्योंकि अभी 5 लेक्चर नहीं हुए, और ये मोस्टली कल तक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। वैसे आज ही खत्म हो जाएगा, बट कल इसको होमवर्क करेंगे डिस्कस, और कंपाइलर के कुछ क्वेश्चंस में लेके आऊंगा जो मुझे लगता है क्लास में कराने हैं, तो वो भी करवा दूंगा। आज 3rd डे है ना इसका हमारा, तो कल लास्ट डे, कल खत्म कर देंगे इसको। कल चैप्टर खत्म, और कल चैप्टर का टेस्ट भी होगा, ठीक है। अभी इसमें तो क्या तैयारी करनी है ना, रोज अपन होमवर्क कर रहे हो, टेस्ट की तैयारी हो रही, तो बी रेडी फॉर द टेस्ट। चलो, कितने लोगों को ये एक बार बताने के बाद समझ में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अभी भी कुछ लोग बचे हैं, तो एक बार और बताऊंगा मैं, डोंट वरी। पहले बस लिख लो, सभी लोग फटाफट लिख लो, और लिख के मुझे कंफर्म करो कि सर लिखना हो गया है। हाँ जी, कौन? हाँ भाई, जोर से बोलना। यू हैव टू कॉल योर ब्रदर। कर लो भाई। ठीक है ना? है अवेलेबल है। देखो भाई, जो मैंने ट्रैकर आप लोगों को दिखाया ना, ट्रैकर शीट दिखाई थी ना अभी, उसमें आप देख रहे हो ऊपर क्या लिखा है, 1 शॉट रिवीजन प्लेलिस्ट, ठीक है। इसमें अगर आप जाओगे ना, तो यू विल फाइंड हियर रिविजनरी वीडियो ऑफ एवरी चैप्टर, सिंगल वीडियो,
तो जैसे मान लो तुमको ऐसा है कि भाई ब्लड रिलेशंस को एक बार रिवाइज करके आना है, तो ये 1 hour 24 minutes का वीडियो दिख रहा है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, इसको तुम 2x में देख लो, 45 मिनट्स में चैप्टर रिवाइज पूरा, ठीक है। नॉट नेसेसरी, इफ यू वांट यू कैन डू इट, इट्स एन ऑप्शन फॉर यू। चलो भाई 19th एक बार और समझा रहा हूं, लिखना सबका हो गया? ओके चलिए, तो लिखा है पॉइंटिंग टू अ लेडी, ए सेड दैट वुमन इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर। तो ए कह रहा है कि मेरा भतीजा या भांजा, उसकी नानी जी मेरी ए की सिस्टर की क्या है, ऐसा क्वेश्चन का रिलेशन है। तो अगर मैं नेफ्यू को पैटर्नल मानूं तो भाई मेरा भतीजा, भतीजे की मम्मी मतलब मेरी भाभी की मम्मी मेरी बहन की क्या हुई, बहुत अजीब रिलेशन, इसका कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वही अगर हम माने कि नेफ्यू हमारी मैटरनल है, तो इन दैट केस क्योंकि ये मेरी सिस्टर है और ये उन्हीं का बेटा है, तो ये मम्मी है इसकी और ये उसकी नानी है। मैटरनल ग्रैंड मतलब नानी और मम्मी के बीच में क्या रिलेशन, नानी इज द मम्मी ऑफ मम्मी, बस वही आंसर, तो मदर इज द राइट आंसर। चलो अब हम लोग चलते हैं, 19 इज डन, 20 आई थिंक बन जाएगा तुमको, है ना। है तो वो वाला क्वेश्चन ये पॉइंटिंग वाला, लेकिन पॉइंटिंग में भी इजी है। ओके सर, कैपिटल में लेटर होता है वो ए होता है ना, वो ए पर्सन होता है ना, वो बेटा क्वेश्चन से समझ में आता है। जैसे ये वाले की तुम बात कर रहे हो ना कि पॉइंटिंग टू अ लेडी ए सेड, अभी कैपिटल ए सेड तो कि कोई बोल रहा है तो वो पर्सन ही होगा ना। एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि ये पर्सन है क्या, तो डेफिनेटली वो पर्सन ही होगा, ठीक है। चलो अमित said the girl is the wife of the grandson of my mother. How is Amit? The girl is the wife of the grandson of my mother. क्या आ रहा है इसका आंसर? फादर इन लॉ। चलो इसको यही बता देता हूं मैं, हो जाएगा। तो अमित, ये रहे अमित ये बोल रहे हैं कि एक गर्ल है, ठीक है, वो मेरी मदर, अमित की जो मदर है ना, अमित की मदर, उनका जो ग्रैंडसन है, ठीक है, उनकी वाइफ है। अब तुम सोचो, अमित कह रहा है मेरी मम्मी का ग्रैंडसन, मतलब अमित का बेटा हुआ क्या? अमित की मम्मी का ग्रैंडसन मतलब अमित का बेटा, अमित के बेटे की वाइफ है वो गर्ल, तो अमित उनका क्या हुआ? हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल? तो अमित इज डैश टू गर्ल। तो अमित कहेगा कि मेरे बेटे की वाइफ के लिए मैं क्या? ससुर जी, फादर इन लॉ, ठीक है। सासरे, सासरे बुआ, और सासू माँ को ससुबाई, ससुबाई, ठीक है। ससरे बुआ, ससुबाई, हाँ सासूबाई, ठीक है। और ससुर जी का ससरे बुआ, सासरे बुआ, ससरा, गुजराती में बोलते ससरा। चलो भाई, अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या करना ना, इसमें 2 फिल्म स्टार लिखे ना, एक को करीना कपूर अज्यूम करना, एक को सैफ अली खान अज्यूम करना, और फिर सॉल्व करके देखो, तुरंत हो जाएगा। और पहले कर भी लिया तो एक बार और करके देखो। चलो एक डाउट आया है सर, क्वेश्चन 19 में अगर ए की सिस्टर, क्वेश्चन 19 में अगर ए की सिस्टर ही भतीजे की मदर हुई तो उस लेडी का रिलेशन मदर इन लॉ। देखो मदर इन लॉ तब आता है भाई जब कोई हस्बैंड वाइफ की बात हो रही हो। ए की सिस्टर है, उनका बेटा है, तो मम्मी की मतलब नानी जी जो हैं वो मम्मी की क्या हुई? मदर ही तो हुई ना यार। अगर ए की सिस्टर ही भतीजी की मदर हुई तो वही तो हो रहा है, ए की जो सिस्टर है वही भतीजे की मदर तो है, इसीलिए तो नानी जी जो है वो उनकी मम्मी है, मदर इन लॉ नहीं है। हाँ उसकी जगह फादर होते तो मदर इन लॉ कहलाता उस क्वेश्चन में, बट तुम जो बोल रहे हो भाई थोड़ा उल्टा बोल रहे हो। मैं आप सर मैथ्स की क्लास के साथ मराठी की क्लास फ्री मिल रही लगता है। वो मेरे को मिल रही भाई, ठीक है।
तो यहाँ जो फेस टू फेस वाले बच्चे, उन लोगों से मैं फीस भी ले रहा हूं और मराठी भी सीख रहा हूं। बताओ, मेरा तो डबल फायदा। चलो 21 हस्बैंड एंड वाइफ आ रहा है ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। 21 में बोला जा रहा है देयर आर टू फिल्म स्टार, वन इज द फादर ऑफ अदर सन। अभी ऐसा लिखता मैं, ये F1 एक फिल्म स्टार है, ठीक है, ये F2 ये दूसरा फिल्म स्टार है। क्या दोनों का भी जेंडर दिया कुछ भी? पहली लाइन से तो नहीं पता चल रहा ना। देयर आर टू फिल्म स्टार्स, नाउ इट इज रिटन दैट वन इज द फादर ऑफ अदर सन। मान लो F2 का एक बेटा है, F2 का एक बेटा है जिनके फादर है F1। अब ये वाली लाइन को पढ़ो, मैंने वैसे ही बनाया क्या? वन इज द फादर ऑफ अदर सन, तो F1 इज द फादर ऑफ F2 सन। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब F1 F2 हस्बैंड वाइफ है। आई एम द फादर ऑफ हर सन, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर हस्बैंड वाइफ। ठीक है, चलो, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टू विद ईच अदर? हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो ये जैसे ये हो गए सैफ अली खान, ये करीना, ये तैमूर भाई, नेक्स्ट नवाब है तैमूर। चलो, ये वाला है भाई लेवल वाला क्वेश्चन। और जैसे अभी कैसा थोड़ी देर पहले मैं बताया पैटर्नल नेफ्यू ले या मैटरनल, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में, तो जब हम पैटर्नल ले रहे थे तो बड़ा अजीब रिलेशन बन रहा था ना, कि मेरा भतीजा, उसकी नानी जी और मेरी बहन, उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन? तो मैं बोल रहा था कोई कनेक्शन नहीं। ये भी थोड़ा सिमिलर टाइप का है, तो चलो इसको ट्राई करो आप लोग। आई विल गिव यू 2 to 2.5 मिनट्स फॉर दिस। 22 या अंकल है, ठीक है। हाँ नहीं भाई, अभी फिर से ट्राई करो। अगर आपने ट्राई किया भी था ना, फिर से करो अभी ट्राई, तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे मेरी बात को। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत गड़बड़ है, तो थोड़ा रिफ्रेश करो अगर आप ट्राई करके आओ। बाकी लोग तो कर ही रहे हैं ट्राई। सर क्लास खत्म होते होते, सौम्या बोल रहे हैं क्लास खत्म होते होते हम मैथ्स और आप मराठी सीख जाओगे। ठीक है भाई, अच्छा है। चलो बातें नहीं, खुद से ट्राई करो, पहले ट्राई करो, अभी फिर से ट्राई करो। आपको बन गया तो भी ट्राई करो। किसमें? घर में? हाँ यार करना है ना, मेरे को यूट्यूब चैनल भी सजेस्ट करना है यार। इनिशियली हाँ बराबर है, जैसे अपन हस्बैंड वाइफ वाला कल किए थे कि आंसर हस्बैंड एंड वाइफ आना चाहिए, पर ऑप्शन में सिर्फ वाइफ दिया था तो अपन ने टिक कर दिया था। और सर नेफ्यू का तो ऑप्शन ही नहीं दिया। तो थोड़ा एम्बिग्यूटी आ रही है ना समझ में, कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। अच्छा, अंकल एंड नेफ्यू तो आया ना आपका? आया ना अंकल एंड नेफ्यू। हाँ, जिनका नहीं आया वो पहले अंकल एंड नेफ्यू तक तो पहुंचे, उसके बाद मैं कहानी आगे बढ़ाता हूं। So last 30 seconds everyone, just give it a try। फिर हम लोग ये स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा जूम आउट करो। अरे कट क्यों रहा है इसमें? रुक जाओ। अच्छा, अच्छा, आप में से कितने लोगों ने मेरे को इंट्रोडक्शन भेजा टेलीग्राम में? किसी ने नहीं भेजा? नहीं, किसने भेजा वो पूछ रहा। रेज योर हैंड इफ यू हैव सेंट ऑलरेडी। सिर्फ एक नहीं भेजा है, अभी बाकी लोग भेजना और फेस टू फेस भी लिखना उसमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ गए ना?
ऐसे तुम लोग तो वो हो रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा कौन सी इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। क्या होता है इंट्रोडक्शन? मैंने जो मेरा दिया था पहले लेक्चर में, ऐसा अपने बारे में बताते, उसको इंट्रोडक्शन बोलते। ठीक है, तो भेजना मेरे को। और जो फेस टू फेस इंट्रोडक्शन देना चाहता है, मैं आज भी 10:15 पे क्लास खत्म होगी अपनी, मैं 10 मिनट बैठूंगा। आपके कोई डाउट नहीं है ना, तो आप आके मेरे को बताओ कि सर मैं यहां से आया हूं, मुझे ये पसंद है, व्हाटएवर, थोड़ा चर्चा करो तो मैं जानूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो 22 करते हैं। 22 इज अ स्पेशल वैरायटी क्वेश्चन एंड देयर आर सम मिस्टेक्स इन द 22 क्वेश्चन बाय ICI। अरे कहां जा रहा है भाई? चलो ध्यान दीजिए प्लीज कीप साइलेंस एवरीवन, फोकस हियर। यस, अमॉन्ग हर चिल्ड्रन गंगास फेवरेट्स आर राम एंड रेखन। ऐसा थोड़ी होता है यार, कभी ऐसा होता है कि कोई मॉम बोलती कि नहीं मेरे ये फेवरेट बच्चे हैं, और तीसरा होगा उसका क्या मतलब, उसको कैसा फील हो रहा होगा। अभी इसमें बता रहे हैं ना कि गंगा के 3 बच्चे हैं जिसमें से उनके फेवरेट है राम और रेखा। ऐसा होता नहीं, बट ठीक है, अभी बोल दिया। तो अमॉन्ग हर चिल्ड्रन गंगास फेवरेट आर राम एंड रेखा। रेखा इज द मदर ऑफ शरत who is loved most by his uncle Mithun. The head of the family is Ramlal, who has 2 sons, Gopal and Mohan. Gopal and Ganga are married for 35 years and they have 3 children. What is the relation between Mithun and Mohan? अब सबसे पहले ना, हेड ऑफ द फैमिली कौन है? रामलाल। रामलाल के 2 सुपुत्र, गोपाल एंड मोहन। गोपाल मैरिड टू गंगा, तो गोपाल गंगा, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, चलेगा। गोपाल गंगा के 3 बच्चे, पर उसमें से 2 के नाम भी दिए। ठीक है, तो एक राम तो पक्का है, रेखा भी पक्का है, और एक का नहीं पता नाम। तो अभी तक जितना इंफॉर्मेशन दिया था, रामलाल इज द हेड ऑफ द फैमिली, उनके 2 बेटे हैं जिसमें से गोपाल और मोहन भाई भाई हैं। गोपाल गंगा की शादी हो गई है, गोपाल गंगा के 3 बच्चे हैं, राम, रेखा एंड समवन एल्स। और रेखा इज द मदर ऑफ शरत, ऐसा बोला ना, तो कैन आई से दैट शरत इज द सन ऑफ रेखा। और शरत के एक अंकल है मिथुन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं, इफ मिथुन is maternal uncle, जो कि लॉजिकल भी लग रहा है ना। समझो, अभी रेखा की फैमिली की बात हो रही है, पर कौन सी फैमिली की, पैटर्नल या मैटरनल? सॉरी, शरत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो शरत के पापा का फैमिली ट्री बना हुआ है या मम्मी का फैमिली ट्री बना हुआ है? देखो ना, ये जो है, अच्छा मुझे बताओ, गोपाल जो है वो शरत के क्या है? नाना जी है ना भाई, ऐसे दादाजी। मैटरनल है कि पैटर्नल ग्रैंडफादर है ना, और उनके भी पापा हैं, मतलब पर नाना जी हैं, रामलाल जी। ठीक है, अच्छा राम जो है वो शरत के क्या है? राम इज शरत्स कौन से अंकल? मैटरनल अंकल, ये तो क्लियर है। अब वो ये बोल रहे हैं कि मिथुन भी अंकल है, बट क्वेश्चन ने अंकल के आगे बताया कौन से अंकल? नहीं। तो अगेन 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैटरनल और पैटर्नल। अभी मैं ये मान लेता हूं कि वो मैटरनल अंकल है। अब देखो 2 चीजें फिट बैठ रही हैं। शरत के एक अंकल हैं मामा जी, और राम रेखा का एक भाई भी है, मतलब राम रेखा और ये लोग 3 सिबलिंग है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो एक ही जना बच रहा है, तो ये जो बॉक्स है इसको मिथुन मान सकता हूं मैं उस हिसाब से, है ना। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एम लिख देता हूं, मिथुन ही लिख देता हूं। चलो, अच्छा ये श्योर मुझे नहीं पता, बट मैंने जो अजम्पशन लिया है स्टार्टिंग में, इफ मिथुन इज मैटरनल अंकल, अगर मिथुन मैटरनल अंकल तब तो श्योर है कि फिर ये जो खाली बॉक्स है वो मिथुन ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, है ना।
अब इस हिसाब से बताओ मिथुन और मोहन के बीच में क्या रिलेशन है। तो मिथुन के पापा गोपाल, गोपाल के भाई मोहन, राम हो, रेखा हो, मिथुन, सभी के ये चाचा हैं, अंकल हैं। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर आना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर, वो होना चाहिए अंकल एंड। सर आप इसे दोनों का नाम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वन साइडेड नहीं दी हुई है, ऐसे दिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन मोहन। तो मिथुन और मोहन आपस में चाचा भतीजे, चाचा भतीजे मतलब अंकल नेफ्यू, ठीक है। तो अंकल एंड नेफ्यू एग्जैक्टली ये ऑप्शन है क्या? ऐसा एक बार और हुआ था जहां हस्बैंड एंड वाइफ आंसर आ रहा था, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ दोनों नहीं थे, सिर्फ एक था वाइफ। तो हमने क्या किया था? हमने वाइफ को टिक कर दिया था, ठीक है। उस हिसाब से अंकल को टिक करना चाहिए। लेकिन जब आप स्टडी मटेरियल में जाओगे, जब आप स्टडी मटेरियल में जाओगे तो इन्होंने पीछे आंसर दिया हुआ है नो रिलेशन, और वो गलत है कि सही वो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, एमटीपी में होता हो या पेपर में आया हो, हमेशा इसका आंसर वो नो रिलेशन ही लिखते हैं। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर वो शायद दोनों नाम नहीं दिए ना इसलिए नो रिलेशन है, बट एक बार सोच के देखो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन, और मैं बोल दूं नो रिलेशन, ये तो बिल्कुल गलत बात है। भाई चाचा भतीजे के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ऐसा बोलना तो बिल्कुल गलत है ना। ये कहना कि वहां पे बाकी तीन ऑप्शन सही नहीं इसलिए काम करते नो रिलेशन लगा दें, ये भी गलत है। अच्छा नन ऑफ दीज लिखा होता तो अलग बात है, अगर ऑप्शन डी लिखा होता नन ऑफ दीज, तो मैं उसके पीछे ये लॉजिक बता देता कि भाई इनको ना दो दो ऑप्शन देने चाहिए थे, अंकल नेफ्यू, फादर सन, इस तरीके से, पर वैसे नहीं दिए इसलिए नन ऑफ दीज को टिक कर दो, चलो। बट नो रिलेशन बोलने का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में कोई ब्लड रिलेशन है ही नहीं। इज इट ट्रू? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर तुम मैटरनल अंकल मान रहे हो मिथुन को, तो फिर डेफिनेटली मिथुन और जो मोहन है वो चाचा भतीजे हैं, तो नो रिलेशन टिक करना तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है। तो एक काम करें क्या, दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखें। मतलब डज नॉट सीम लॉजिकल बिकॉज शरद की मम्मी की पूरी फैमिली दी हुई है और मिथुन उसके पापा के साइड वाले हैं, तो भी उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं बिकॉज ऑप्शंस ही वैसे हैं पीछे जो आंसर दिया ना नो रिलेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इफ मिथुन इज पैटर्नल अंकल, अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा? अगेन मैं ले लेता हूं रामलाल जी को, रामलाल, ठीक है। रामलाल के बेटे हैं गोपाल, गोपाल की वाइफ है गंगा, गंगा गोपाल हस्बैंड वाइफ, और गोपाल के भाई हैं मोहन। गोपाल और गंगा के 3 बच्चे, राम, रेखा एंड अननोन। अभी मैं क्या करता फॉर इजीनेस, यहाँ राम, अननोन और रेखा ऐसा लिख देता हूं ताकि मुझे राइट में खाली जगह मिल जाए। रेखा का बच्चा शरद, और यहां मैं मान लेता हूं कि रेखा के हस्बैंड है ये, ठीक है। ये जो व्यक्ति है रेखा के हस्बैंड है, और उनके भी एक भाई हैं जिनको मैं क्या मान लेता हूं? मिथुन, ठीक है। तो ये भी तो शरद के अंकल कहलाए ना ये, क्योंकि शरद के फादर उनके ब्रदर, पैटर्नल अंकल हो गए मिथुन। पर ऐसा करने से अब तुम ये बताओ इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन निकल रहा है? मान लो मैं मिथुन हूं, ठीक है, मेरे भैया के ससुर जी के भाई, मेरे भाई के ससुर जी, मेरे ब्रदर के फादर इन लॉ के ब्रदर, तो बड़ा अजीब रिलेशन हो गया। इसका कोई नाम तो ऐसा सच नहीं है ना। तो बिकॉज आईसीआई हर बार यही आंसर दे रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो आईसीआई देते नहीं है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के, सीधे आंसर ही देते हैं। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि शायद उन्होंने पैटर्नल अंकल माना है, और पैटर्नल अंकल मान के, क्योंकि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आ रहा है जिसका कोई नाम नहीं होता, तो उस हिसाब से उन्होंने आंसर दिया नो रिलेशन। बट दिल से बताऊं तो मजा नहीं आया यार। मतलब खुद बोलो तुम, सिचुएशन जो है क्वेश्चन की वो पूरी की पूरी शरद के मम्मी के साइड वाली है, जो फैमिली ट्री पूरा बन रहा है वो शरद के मम्मी के साइड वाला है। तो जो वो मिथुन है वो यही होना चाहिए ना यार आइडियली, बट मैं भी मजबूर हूं भाई। अगर मैं आईसीआई के आंसर के हिसाब से चलूं तो आई डोंट हैव एनी चॉइस। अब सर हम लोगों को करना क्या है पेपर में? सबसे पहली बात, द प्रोबेबिलिटी की यही क्वेश्चन पेपर में आए दैट इज 0.0002%, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, तुमको भी मजा नहीं आया तो भी तुम नो रिलेशन लगा के आना, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। सर इसके जैसा कोई दूसरा आ गया तो
उसकी सिचुएशन को उसके हिसाब से देखेंगे। हो सकता है इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन आ जाए और वहां अंकल एंड नेफ्यू करके कोई ऑप्शन हो, तो लगा के आ जाऊंगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, स्टडी मैट को हम लोग क्यों कर रहे हैं पूरा सॉल्व? अपनी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए। आप सबको पता है ना, पेपर में क्वेश्चन बदल के आने वाले हैं, सेम टू सेम तो नहीं आने वाले। आप कंपाइलर जाके देखना, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देखना, एज इट इज कॉपी पेस्ट स्टडी मैट का क्वेश्चन हुआ हो, ऐसा बहुत रेयर दिखेगा आपको। ऐसा 0% नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा बहुत होता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं? न्यू आते हैं, जो बन जाएंगे आपसे लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं होंगे मॉड्यूल के। तो क्या हमको फिर इसकी टेंशन लेने की जरूरत है? नहीं। तो अभी सिर्फ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये बता दिया कि अगर नो रिलेशन भी आंसर है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन अगर मिथुन के केस में लिख देता यहां मैटरनल अंकल मिथुन, तब तो मैं क्लियरली क्या बोल देता कि भाई डिलीट कर दो पीछे का आंसर और मैं ऑप्शन सुधार देता हूं अंकल एंड नेफ्यू और उसको टिक करवा देता। बट मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता ना कि पूरी तरह गलत है आईसीआई, क्योंकि अंकल अभी भी वहां ओपन वाला दिया हुआ है, अंकल बस लिखा हुआ है। तो जब सिर्फ अंकल लिखा हो तो पैटर्नल इम्पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो है ना। तो मैंने जो दूसरी सिचुएशन बनाई, इफ मिथुन इज पैटर्नल अंकल, ये पॉसिबल तो है ना। फील भले नहीं आ रहा अपन लोगों को, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने को फील नहीं आ रहा कि अरे यार ये चाचा नहीं होने चाहिए, मामा होने चाहिए, क्योंकि खाली बॉक्स भी खाली रह जा रहा है। बट अभी कुछ कर नहीं सकते, पैटर्नल मान के नो रिलेशन को आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आप पूरा का पूरा ऐसा लिखो और फिर यहां पर ब्रैकेट में लिख दो एस पर आईसीएआई, ऐसा सॉल्व हुआ ये। तो आईसीआई के हिसाब से ये आंसर है। ठीक है दोस्त, चलो तो टाइम हो गया है कितना भाई? 10-12। ठीक है भाई, हमारा डन है ये। 22 भी इसको लिख लीजिए आप। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को देने वाला हूं होमवर्क। ठीक है, क्रिएटिव माइंड बोल रहे मदर की फैमिली कैसे हुई? हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूं, मदर की फैमिली नहीं है, पॉइंट वही है, मदर की फैमिली नहीं है। बट कुछ मतलब श्योर भी नहीं बोल सकते ना कि मैटरनल अंकल ही लेना है, अंकल और नेफ्यू भी ऑप्शन में नहीं है। हाँ रॉबिन प्रीत, हाय बेटा। सर चैनल नेम क्या है टेलीग्राम का आपका? लर्न विद प्रणव बेटा, लर्न विद प्रणव, दैट्स माय टेलीग्राम चैनल नेम। वहां मैंने वो पीडीएफ डाल भी दिए डेमो नोट्स के। तो आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे? 11:45 ना? ठीक है, मैं होमवर्क देके फिर 5 मिनट में वापस क्लास में आता हूँ। किसी को कोई डाउट पूछना हो, ठीक है, मिलना चाहते हो तो आई विल बी हियर टिल 10:30। उसके बाद चलो अब मैं होमवर्क लिख लिया सबने, एवरीवन? ठीक है, और थोड़ा बहुत छूट भी गया तो डोंट वरी बेटा, ये पीडीएफ तो मैं डाल ही देता हूँ वहाँ पर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम लोग पहुँच गए थे 48 तक हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, आज जो मैंने होमवर्क चेक करवाया, अगर उसमें कोई क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है तो वो भी आप बाद में पूछ सकते हो मेरे से भी डाउट में। अब 49 से लेके पूरा लास्ट तक सवाल ही नहीं उठता भाई, कल तो खत्म ही करना है ना चैप्टर। तो 49 to 67 विल बी योर होमवर्क, डीपीक्यू बेसिकली। आज 20 मार्च है ना? ठीक है, तो डीपीक्यू फॉर 20 मार्च इज क्वेश्चन 49 to 67। अच्छा जी, ब्लड रिलेशंस में मजा आया सबको? क्या लगता है पेपर में आप 5 में से 5 स्कोर कर लोगे? पॉइंटिंग बेस का क्वेश्चन है तो भी कर लोगे? क्या बात है, सही है। तो एक काम करना, आज पहले ये होमवर्क खत्म करना, उसके बाद इफ यू हैव टाइम कंपाइलर में से सारे पॉइंटिंग वाले ट्राई करके आना, सारे के सारे पॉइंटिंग वाले आज क्योंकि देखो मुझे पता है रेगुलर वाले तुम कर लोगे, तो रेगुलर वाले तुम कंपाइलर में आज बाद में भी कभी ट्राई कर लोगे तो चलता, बट पॉइंटिंग वाले आज के आज ट्राई करके आना। ठीक है, पेन भी होगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन अगर पॉइंटिंग में ग्रिप बन गई मतलब आप समझ लो ब्लड रिलेशंस के 5 नंबर आपकी जेब में पक्का है, क्योंकि गलती करोगे भी तो सिर्फ पॉइंटिंग में करोगे और कहीं नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए भाई, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, अ वेरी गुड डे एंड जय हिंद।